ये फैन क्लब अपने दंगा के आरोपियों को हीरो साबित करना चाहते हैं, जबकि शर्जिल इमाम उमर खालिद पर जो आरोप है वो बहुत गंभीर है। क्या आपको पता है कि दिल्ली दंगों के वक्त शर्जिल इमाम ने ये कहा था कि अगर 5 लाख मुसलमान भी उनका समर्थन करते हैं तो ये लोग चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करके उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से अलग कर सकते हैं और इससे सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। बीते दिनों आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट में जब बांग्लादेश की बात आ रही है और वहां से कट्टरवादियों की आवाजें उठ रही हैं, बयान आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं बार बार कि चिकन नेक एक छोटा सा है जिस पर बांग्लादेश की बुरी नजर है। वो चाहता है वहां से काटकर और बार बार धमकी देता है कि हम उत्तर पूर्व के राज्यों को अलग कर देंगे। वही बोली ये शख्स बोल रहा है, ये सामने है आपके। उसने ये भी कहा था कि मुसलमानों को ऐसा करने के लिए एकजुट होना होगा और जिस इलाके में चिकन नेक कॉरिडोर है वो इलाका मुस्लिम बहुल है। आप बस सोचिए कितनी खतरनाक योजना, और इसमें भारत की संप्रभुता को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही थी। लेकिन आज इसी देश में जेएनयू के कुछ छात्र शर्जिल इमाम को हीरो बना रहे हैं, महिमा मंडन करके रिहाई की मांग कर रहे हैं। आप पहले उसका ये बयान सुनो। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। सोचिए, जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि अगर असम भारत से अलग हो जाए तभी मुसलमानों की बात सुनी जाएगी, वो व्यक्ति कितना खतरनाक होगा। कह रहा है मुस्लिमों का वो इलाका है इसलिए हम आसानी से ये कर सकते हैं। और ये भी सोचिए कि जब बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर इसी तरह की धमकी देते हैं तो हम उन्हें भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना रहे हैं और मान रहे हैं और है भी, और उन्हें भारत विरोधी कट्टरपंथी कहते हैं। लेकिन इस मामले में शर्जिल इमाम भी तो यही कह रहा है। वो तो दंगों के वक्त दिल्ली में भी चक्का जाम कराना चाहता था। उसने कहा था कि दिल्ली में दूध, सब्जियां, बाकी जरूरी सामान की सप्लाई बंद हो जानी चाहिए, दिल्ली को अपाहिज बना देना चाहिए। आज कांग्रेस के कुछ नेता शर्जिल इमाम और उमर खालिद को अपना वैचारिक राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी शर्जिल इमाम ने महात्मा गांधी को 20वीं सदी का सबसे बड़ा फांसीवादी नेता बताया था और ये कहा था कि गांधी जी ने राम राज्य की बात कही थी, इसीलिए वो महात्मा गांधी को स्वीकार नहीं करते। इसी शर्जिल इमाम ने यह भी कहा था कि अगर दिल्ली में सेना की तैनाती होती है तो इससे दुनिया में भारत सरकार की बदनामी होगी और इससे मुसलमानों की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें हैरानी होती है कि ऐसे लोगों के लिए जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इनके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री की कब्र खोदने की बात हो रही है। यह बोला जा रहा है कि एक कब्र जेएनयू की धरती पर खोदी जाएगी। इस मामले में जेएनयू प्रशासन का आधिकारिक बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि इन नारों को लोकतांत्रिक विरोध नहीं माना जा सकता। ये यूनिवर्सिटी के नियमों के खिलाफ है और इससे देश की सुरक्षा प्रभावित होने का अंदेशा है। इसके अलावा जेएनयू प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर करने की भी सिफारिश की है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सोचने वाली बात यह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के को उनको धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, तो कोई ये नहीं कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में गुलफशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद, शिफाउर रहमान को सशर्त जमानत दी और ये सारे आरोपी भी मुस्लिम है। ऐसा क्यों है कि जिन आरोपियों को जमानत मिलती है उनके धर्म को नजरअंदाज किया जाता है, जिन्हें जमानत नहीं मिलती उनके धर्म को मुद्दा बनाया जाता है, जबकि सच यह है कि अदालत आरोपियों का धर्म नहीं उनका अपराध देगी। अंग्रेजी का एक शब्द है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी पक्ष से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो गलत को सही, झूठ को सच मानकर जीने लगता है और नैतिकता की ऐसी गैस लाइटिंग में फंस जाता है जहां से उसके लिए ब्लैक व्हाइट हो जाता है और व्हाइट ब्लैक। इस मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम को लेकर गैस लाइटिंग की जा रही है। उन्हें दंगों का आरोपी कहने के बजाय क्रांतिकारी बनाकर देश के सामने पेश किया जा रहा है, जबकि सच ये है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हुई, कई बार।
इन अदालतों ने लंबी लंबी बहसें की, जिसके बाद उनकी नियमित जमानत को बार बार खारिज किया गया। लेकिन इसके बावजूद गैस लाइटिंग करके ये धारणा बनाई जाती है कि इन दोनों आरोपियों को बिना आधार के जेल में रखा जा रहा है। इनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। उदाहरण के लिए पिछले हफ्ते, ये आपको जरूर देखना चाहिए, न्यूयॉर्क शहर का ये मेयर, न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने के बाद भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को एक चिट्ठी भेजी और इसमें यह लिखा था कि उन्हें उमर खालिद के माता पिता से मिलकर बेहद खुशी हुई, उन्हें उमर खालिद की चिंता है। बड़ी बात यह है कि उमर खालिद के पिता दिसंबर महीने में अमेरिका गए थे और वहां उन्होंने जोहरान ममदानी से मुलाकात करने के बाद उनसे इस मामले में समर्थन मांगा था और बाद में जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के पिता की मुलाकात अमेरिका के 8 सांसदों से भी कराई थी। ये वही सांसद है जिन्होंने पिछले हफ्ते भारत सरकार से उमर खालिद को जमानत देने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार समय पर उनके मामले की सुनवाई कराने के लिए कहा था और ये माहौल बनाया गया था कि भारत में उमर खालिद के साथ नाइंसाफी हो रहा है, अन्याय हो रहा है। अब आप समझिए, ये तो कुछ ऐसा ही मामला हो गया कि यहां के किसी अपराधी को छुड़ाने के लिए लखनऊ के मेयर की चिट्ठी ली जाए, जैसे न्यूयॉर्क के मेयर की चिट्ठी आई। कुल मिलाकर एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश है भारत के विरोध में, और ऐसे में देश के लोग जब शामिल होते हैं तब बात दुख की होती है। इस पूरे मामले में जिस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा वो अहम बात यह है कि अमेरिका ड्रग्स तस्करी के लिए निकोलस मादुरो को तो जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि जो माफिया अमेरिका में ड्रग्स को लोगों तक पहुंचाता है, उस माफिया को खत्म करने के लिए अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने वेनेजुएला में तो अपनी सेना भेजकर वहां के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया, अमेरिका ले आए, यहां केस चला रहे। लेकिन उनका क्या, जो लोग अमेरिका में रहकर अमेरिका में ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका की सेना क्यों नहीं रोक पा रही है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाती हूं जिससे आपको अमेरिका का दोहरा चरित्र भी समझ में आएगा कि आखिर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक पूरी दुनिया में ड्रग्स को अगर आप देखें कि ड्रग्स का जो पूरा मामला चल रहा है, तो दुनिया में ड्रग्स लेने वाले जो लोग हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक पूरी दुनिया में ड्रग्स की सबसे ज्यादा खपत कहां है, अमेरिका में। और यह हमारा सोर्स है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, जिसमें हर 1 लाख लोगों पर, यह है मेन जिसमें आप देखेंगे, हर 1 लाख लोगों पर सबसे ज्यादा अमेरिका में 3,820 लोग ड्रग्स लेते हैं। दूसरे नंबर पर है कनाडा, जहां हर 1 लाख लोग में 2,170 लोग ड्रग्स लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर, जहां हर 1 लाख लोगों पर 2,060 लोग ड्रग्स लेते हैं। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर, जहां हर 1 लाख पर 1,740 लोग। और यही ब्रिटेन का भी हाल है, इन दोनों का टाई है, हर 1 लाख लोगों पर ब्रिटेन में भी इस सोर्स के मुताबिक 1,740 लोग ड्रग्स लेते हैं। यहां सवाल यही है कि अगर अमेरिका वाकई में इतने बड़ा सुपर पावर है, उसने ड्रग्स के कारण वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई कर दी, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले आए, राष्ट्रपति की पत्नी को भी उठाकर ले आए, वो अपने देश अमेरिका में ड्रग्स के नेटवर्क को क्यों खत्म नहीं कर पा रहा। साल 2023 में ड्रग्स की लत और ओवरडोज के कारण अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इनमें भी 48,000 मौतों के लिए सिर्फ फेंटनिल ड्रग को जिम्मेदार माना गया। आप सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लोग 2023 में ड्रग्स की लत और ओवरडोज से उनकी मौत हुई, 1 लाख। लेकिन उसमें भी सिर्फ फेंटनिल ड्रग, जिसमें 48,000 मौतें हुई फेंटनिल ड्रग से। और इसकी तस्करी कहां से होती है, चाइना से होती है। फेंटनिल ड्रग्स की तस्करी चीन से, और इसमें भी हमारा सोर्स है CDC US। जूम इन करके एक बार दिखा दीजिए नीचे। यानी CDC US के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा जो मौतें हुई हैं साल 2023 में, उसमें 48,000 मौतें सिर्फ फेंटनिल ड्रग्स की वजह से हुई हैं। और फेंटनिल ड्रग की तस्करी चीन से होती है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी फेंटनिल ड्रग की तस्करी के पीछे चीन का हाथ बता चुके हैं। लेकिन सोचिए, अमेरिका ने चीन पर कौन सी कार्रवाई की। अमेरिका अगर ड्रग्स की तस्करी को लेकर इतना ही गंभीर होता तो वो चीन पर भी वैसा ही रुख अपनाता जैसा उसने वेनेजुएला पर अपनाया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और चीन को तो राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ में भी डिस्काउंट दे दिया है।
इससे यह पता चलता है कि अमेरिका सिर्फ अपने से कमजोर देशों पर ताकत दिखा सकता है। इस मामले में ड्रग्स को उसने सिर्फ बहाने की तरह इस्तेमाल किया। आज 34 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में 2 करोड़ 72 लाख लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी गंभीरता को समझिए। अमेरिका नशे की चपेट में है और नशा मैं खत्म कर दूंगा अपने देश से, ये बहुत बड़ा प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का जब वो चुनाव लड़ रहे थे कि मैं ड्रग कार्टेल्स को खत्म कर दूंगा, मैं यहां आने वाले सारे ड्रग्स को रोक दूंगा। कुल 34 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ 72 लाख लोग ड्रग्स लेते हैं अमेरिका में, और इन लोगों तक ड्रग्स आसानी से पहुंच भी रहा है। लेकिन अमेरिका अपने देश में फैले ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म नहीं कर पा रहा। इसीलिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लो। वेनेजुएला से अब पूरा मामला चलेगा और वेनेजुएला के खिलाफ जो एक्शन वो ले रहे हैं या राष्ट्रपति वहां के, उसके जरिए वो एक एक्शन दिखा रहे हैं। ड्रग्स के नाम पर सैन्य ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अपने देश में ले आता है अमेरिका। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ये सब पहली बार कर रहा है। आप लिबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी को याद कीजिए। आज ऐसे कुछ बड़े चेहरे आपको दिखाएंगे जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका ने क्या कुछ किया है अब तक। तो सुनिए, पहला केस जो हम आपको बता रहे हैं अमेरिका का, जब ऐसे उन्होंने किसी दूसरे देश के सिटिंग लीडर को, आप लिबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी को याद कीजिए जिनकी भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उस वक्त गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के दबाव में नेटो ने लिबिया में सैन्य हस्तक्षेप किया था और इसके बाद लिबिया के विद्रोही मुअम्मर गद्दाफी पर हावी हो गए। उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अमेरिका पर आरोप लगता है कि उसने तब गद्दाफी के साथ बदला लिया था और अमेरिका लिबिया को अपने पक्ष में करना चाहता था। अब आ जाइए केस नंबर 2, लिबिया की तरह इराक के शासक सद्दाम हुसैन, इन पर साल 2003 में अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वो WMD का आज तक पता नहीं चला, कोई अता पता ठिकाना नहीं है। लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसके नाम पर एक माहौल, एक भय, एक खौफ पैदा किया गया। इन आरोपों के आधार पर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इराक की सत्ता से हटाया और साल 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। लेकिन इसके बाद कभी भी आरोप साबित नहीं हुए कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था। लेकिन सद्दाम हुसैन का अमेरिका ने इतना बुरा हाल किया। अब आ जाइए अफगानिस्तान, केस नंबर 3। ये तो हम आपको हाल फिलहाल के बड़े बड़े केसेस जिनके बारे में शायद आप पहले से जानते हो, आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हैं, आपको फिर से बता रहे हैं। अफगानिस्तान में भी अमेरिका की सेना 20 सालों तक रही, लेकिन इसके बाद साल 2021 में अमेरिका ने आतंकी संगठन तालिबान को सत्ता सौंप दी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा और यह सूची बहुत लंबी है। हम बस आपको यह बता रहे हैं कि अमेरिका कैसे अलग अलग देशों को अपना निशाना बनाता है, वहां के नेताओं को बर्बाद करता है। फिर यह भी बताया जाता है कि ऐसा लोकतंत्र को बचाने के लिए किया जा रहा है ताकि वो लोकतंत्र के सबसे बड़े झंडा बरदार बने रहे, जबकि वो UN चार्टर का उल्लंघन करके दूसरे देश में जाकर इस तरह की कार्रवाई करते रहे। पिछले 3 दिनों से लगातार आप ये सुन रहे होंगे कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो चीन के काफी करीब थे। चीन ने उन्हें काफी कर्ज दिया, जिसके कारण अमेरिका ने चीन के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन यह बात हकीकत में आधी अधूरी है और इसे मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर समझाना चाहती हूं। अगर अमेरिका को वाकई में इस बात की चिंता थी कि वेनेजुएला उसके पड़ोस में होते हुए भी चीन से अच्छे रिश्ते रख रहा है, भारी कर्ज ले रहा है, उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए, तो सबसे पहले अमेरिका को खुद के गिरबान में झांकना चाहिए था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जिस देश ने चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लिया है वो देश कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। हम भी ये डेटा देखकर हैरान रह गए थे। सबसे ज्यादा चीन से कर्ज लेने वाले टॉप 10 देशों में साल 2000 से साल 2023 तक सबसे ऊपर है अमेरिका। आप सोचिए, लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं आप देखिए, चीन से सबसे ज्यादा जो कर्ज लेने वाले 10 शीर्ष देश हैं, उनमें अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर अगर आप देखिए तो रशिया है, रूस। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर वेनेजुएला का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया, फिर वेनेजुएला। लेकिन आप फासला देखिए ना बाकी देशों में, और जो इस वक्त अमेरिका ले रहा है, वेनेजुएला भी लेता है लेकिन लगभग 9.5 लाख करोड़। लेकिन यहां तो
18 लाख करोड़, सबसे ज्यादा चाइना से कर्ज लेने वाला देश है अमेरिका। सोचिए, अमेरिका को अगर इस बात से परेशानी है कि वेनेजुएला चीन से कर्ज क्यों ले रहा है, चीन से क्यों इतना रिश्ता है, चीन के साथ क्यों इतनी बोनोमी चल रही है, तो इस कर्ज के बारे में तो सोचता कि उनसे ज्यादा तो हम ही लेते हैं चीन से। दुनिया में चीन से सबसे ज्यादा कर्ज खुद अमेरिका ले बैठा है और दुनिया को ज्ञान देता है अमेरिका। यहां एक और पहलू यह भी है कि अब तक अमेरिका दुनिया की सुपर पावर रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में चाइना अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। अमेरिका ने जहां दुनिया के छोटे बड़े देशों को सुरक्षा की गारंटी देकर अपना एक वर्चस्व स्थापित किया, वहीं चाइना सुरक्षा की जगह लोन, आर्थिक मदद देकर दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है। आज दुनिया के 217 देशों में से 179 देश चीन के कर्जदार है। आप सोचिए, अमेरिका कर्ज ले रहा है चाइना से। इन देशों को चीन ने 198 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, जो रशिया और कनाडा जैसे देशों की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है। चाइना ने हर छोटे से लेकर बड़े देश को कर्ज दिया है ताकि ये देश चीन के वर्चस्व को स्वीकार करे, चाइना अमेरिका की जगह लेकर दुनिया की नई सुपर पावर बन जाए। इसी मकसद से चाइना ने साउथ अमेरिका के उन देशों को भर भर के कर्ज दिया है जिन्हें अमेरिका अपने लिए रणनीतिक रूप से अहम मानता है। पूरी लिस्ट हमने आपके लिए निकाली है। जैसे वेनेजुएला को चाइना ने लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया, 9.5 लाख करोड़। ब्राजील को भी लगभग 6 लाख करोड़ का कर्ज दिया है। अर्जेंटीना को 3,25,000 करोड़ का कर्ज दिया। इक्वाडोर को 2,34,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। कोलंबिया को 33,000 करोड़ रुपए का। ये सारे वो देश हैं जिन्हें अब राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला जैसे हमले की धमकी दे रहे हैं और इन्हें चाइना के खेमे में अपनी तरफ लाना चाहते हैं। अमेरिका और चाइना की इस लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली पोजीशन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वहीं चाइना दुनिया की नई सुपर पावर बनने के लिए दुनिया भर में कर्ज बांट रहा है। आज अगर अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया और वो निकोलस मादुरो की हथकड़ी वाली तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा रहा है, तो इसके पीछे अमेरिका का मकसद यही है कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि अब भी उसका वर्चस्व कम नहीं हुआ है और दुनिया का असली बॉस वही है, असली दादा जिसे आप कह सकते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। आज वेनेजुएला की घटना को लेकर हमारे अपने देश भारत में भी काफी बहस हो रही है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वेनेजुएला के साथ जो हुआ वैसा भविष्य में भारत के साथ हो सकता है। तो एक ही जवाब है इस सवाल का है कि भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारत कोई कमजोर देश नहीं है, बल्कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो सेनाएं हैं उनमें चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। साल 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब कांग्रेस और लेफ्ट के कई नेताओं ने इसका विरोध किया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और शांति के खिलाफ माना था। लेकिन उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दृढ़ता के साथ भारत के परमाणु संपन्न देश बनने का समर्थन कर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यह परमाणु परीक्षण ना प्रदर्शन के लिए है, ना किसी घमंड के लिए है, बल्कि यह हमारी रक्षा की दृढ़ नीति का हिस्सा है। जब दुनिया में चुनौतियां बदल रही हैं, तो हमें तैयार रहना आवश्यक है और हमें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सक्षम होना चाहिए। आज देखिए, भारत दुनिया के 10 परमाणु संपन्न देशों में से एक है। हमारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज आपको भी अटल जी का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के
अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया।